Assalamu alaikum. And today we are again assembled here for our economy session, and we have so far studied about national income accounting. What we have studied so far? Now, for first 10 minutes, we will try to recapitulate our basic ideas, what we studied, and you will by going through, I'm hopeful that you would have gone through all these concepts at home, you would have revised them, and you would have most probably felt that there might have been some confusions. Today we'll be discussing about those confusions as well, and we'll have a short span of revision, about 10 to 15 minutes of our last lectures. If there would be some kind of confusion or you would have missed a point, please feel free to ask a question, because asking a question can help me as well as you. You can understand the concepts very properly in a proper manner, in a very in that manner when everything seems to be very lucid as far as examination is concerned, and it will help me to improve as well. Now, national accounting, it would be lecture 5, but it would be more of a revision lecture. Lecture 5. Revision. Then we'll study about the topic that we have to go through today. That's PPP and GDP as a welfare measure. We'll be studying about, and these things are often discussed in main syllabus, but we have, as promised, we'll be dealing with both preliminary as well as main syllabus together. What we have studied so far, we have studied why did we choose GDP as a metric. This was perhaps our first lecture where we tried to understand why GDP, why did we choose GDP as a macroeconomic variable or metric that reflects the growth, that reflects our market value of our goods and final goods and services we produce in our domestic country. ठीक, इतना इसमें कोई confusion तो नहीं है. We had to deal with flow of production. Since we had to deal with flow of production, we had to come to one particular metric. हमें एक particular metric चाहिए और उसको एक common measuring rod पे हमें लेना था, और वो common measuring rod हमने उसका monetary value बताया, और हमने बताया कि इस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन में हम फाइनल आउटपुट पे ध्यान देंगे. और फिर जब हमने जीडीपी की डेफिनेशन रियल टर्म्स में देखी भी, वहाँ भी हमने क्या देखा कि फाइनल वैल्यू पे ही हमने मार्केट वैल्यू लिया था, मॉनेटरी वैल्यू लिया था, मगर फाइनल गुड्स पे. तो फिर हमने जीडीपी की डेफिनेशन पढ़ी कि नहीं? फिर इस डेफिनेशन को एनालाइज किया हमने, इस डेफिनेशन को क्या किया हमने? एनालिसिस किया. तो फिर वहाँ जाके हमें फिर पता चला कि किस चीज़ का क्या क्या माने है. देन हम उसके बाद क्या हमने पढ़ा? हमने उसके बाद ये चीज़ पढ़ी कि तरीके क्या होते हैं जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए. वहाँ हमने तीन तरीके देखे थे. ठीक है, और हमने 3 तरीके देखे. देखो, मैं बता रहा हूँ कि जो सारी इकोनॉमिक्स बेस है, इकोनॉमिक बेस पे इट्स डिपेंडेंट अपॉन डिमांड एंड सप्लाई. ठीक, डिमांड रेज होती है कंजप्शन इकोनॉमी से. ठीक है, जो भी मैं चीज़ कोई, अगर मुझे कंजप्शन के लिए कुछ कंज्यूमर गुड्स चाहिए, ऑब्वियसली आई विल डिमांड दैट. हाँ,
आई वुड डिमांड इट। ये अगर तीनों मेथड पे आप देखोगे ऑफ रिफ्लेक्शन, इस अब तीनों मेथड्स को इकट्ठे तरीके से देखोगे तो अगर आप डिमांड और डिमांड सप्लाई की इस माइक्रो इकोनॉमिक्स को एनालाइज करेंगे, आपको तीनों मेथड्स खुद ब खुद आएंगे। देखो हम थोड़ी सी एग्जांपल अगर दे, ये है प्रोडक्शन यूनिट, ये है कंजप्शन यूनिट, ठीक। कंजप्शन यूनिट चीजों को कंज्यूम करता है, मीन्स इट विल क्रिएट अ डिमांड, विल इट क्रिएट अ डिमांड, और डिमांड को कौन फुलफिल करेगा? सप्लाई, मीन्स यहां से सप्लाई बनेगी, प्रोडक्शन यूनिट विल ट्राई टू कैटर दैट डिमांड, विल ट्राई टू सप्लाई इस कंज्यूमर गुड्स जो हम जिनकी डिमांड हमारे सामने आ रही है। इसी बेसिक डेफिनेशन पे हम माइक्रो इकोनॉमिक डेफिनेशन पे फिर आगे जाके सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं, चाहे फिर मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल क्यों ना हो। तो ये यहाँ से डिमांड आ गई, या इसने यहाँ से क्या किया? सप्लाई। देखो अगर जीडीपी के तीनों मेथड्स की कैलकुलेशन पे आप ध्यान दोगे, यहाँ अगर जब कंजम्पशन यूनिट पे देखो, जो कंज्यूमर्स होंगे, जो उनके पास इनकम होगी, वो क्या उसको करेंगे? एक्सपेंशन, हाँ। तो ऑब्वियसली यहाँ से हम देखें, चाहे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रहा हो इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, मैं जब मैं कंज्यूमर यहाँ बात कर रहा हूँ, आई मीन एवरी काइंड ऑफ कंज्यूमर, बीट अ गवर्नमेंट और जब इकोनॉमिक्स में हम कंजप्शन की बात करेंगे तो विल ऑलवेज इट इज एज वी आर स्पीकिंग अबाउट एक्सपेंडिचर, चाहे फिर वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगा या कोई इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर करेगा, ठीक। मीन्स यहाँ से जो इस लेवल से हमने देखा एक एक्सपेंडिचर मेथड कैलकुलेशन का, हमने तमाम तरीके कौन से इकोनॉमिक सिस्टम में कौन सी तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं, वो हमने देखा कि उस मेथड को यूज करके हमने फिर जीडीपी को कैलकुलेट करना स्टार्ट किया। हम पहुंचे थे फैक्टर कॉस्ट पे, मगर मैंने बोला कि हकीकत में हमें कहाँ जाना है, ये तो हम लोग नॉमिनल जीडीपी पे पहुंचे थे, मगर कहाँ जाना होता हमें? रियल जीडीपी, ठीक। और फिर चूंकि प्रोडक्शन यूनिट सप्लाई करेगा, मीन्स इट विल क्रिएट एन आउटपुट, हाँ, इट विल क्रिएट प्रोडक्ट्स जिनकी डिमांड्स कौन कर रहे होंगे? कंजप्शन, चाहे वो फर्म्स हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो एक इंडिविजुअल हो, ठीक। और फिर हमने इन्हीं प्रोडक्शन यूनिट से हमने देखा कि हमारे पास आउटपुट मेथड आया कैलकुलेशन में, ठीक। देखो थियोरेटिकली जितना एक्सपेंडिचर हो रहा हो और इतना प्रोडक्ट आउटपुट आ रहा हो, थियोरेटिकली ये बराबर होने चाहिए, चाहे हम किसी भी मेथड से कैलकुलेशन करें जीडीपी, थियोरेटिकली ये बराबर होना चाहिए। हकीकत में ऐसा नहीं होता, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द डेटा कंजप्शन, कि हम डेटा कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। जितना हम डेटा ज़्यादा करेंगे उतने हमारे पास प्रिसाइज रिजल्ट्स आएंगे। और मैंने बोला कि थियोरेटिकली हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं वो कुछ और रिफ्लेक्ट करते हैं, और जो फिर सीएसओ रियल टर्म में वेरिएबल्स लेता है वो कुछ और होते हैं, ठीक। तो इसमें पढ़ने की, इस निटी-ग्रिटी में पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं, ठीक। फिर इस चीज़ को भी देखा, इस बीच में फ्लो ऑफ प्रोडक्शन में नेचुरली एक वर्क फोर्स प्रेजेंट होता है कि नहीं होता है, और उस वर्क फोर्स के पास इनकम, वो तभी वो वर्क फोर्स काम करेगा जब उनके पास कोई इनकम आए। नेचुरली जब इनकम फ्लो ऑफ प्रोडक्शन में हमें वर्क फोर्स होना चाहिए, लेबर्स होने चाहिए, मीन्स ऑर्गेनाइज्ड वर्क फोर्स, या हम अनऑर्गेनाइज्ड वर्क फोर्स को काउंट नहीं करते हैं। यहाँ सिर्फ हम किन को लेते हैं? ऑर्गेनाइज्ड, जिनमें जो गवर्नमेंट की नज़रों में जो फॉर्मल सेक्टर में आते हो, ठीक है, जिनकी रजिस्ट्रेशन हो गई हो गवर्नमेंट की नज़र में, जिनका डेटा गवर्नमेंट के पास हो। कोई यहाँ रेडे वाला है,
ये तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मीन्स जी इसका जीडीपी कैलकुलेशन में एटलीस्ट फ्रॉम इनकम मेथड समझ नहीं आया वो उसमें यूज नहीं किया गया होगा। हाँ ये हो सकता है जो आउटपुट मेथड में वो ऑलरेडी उसमें जो वो चीज़ें भेज रहा हो वो हमें उसमें ऑलरेडी या कंजप्शन मेथड में भी वो ऑलरेडी होता है क्योंकि कंज्यूम एक्सपेंडिचर करते तो एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड आइटम्स पे भी होता है ना, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे भी होता है। ठीक, तो इनकम मेथड तो यहाँ से हमें आएगा इनकम मेथड आया। तीनों मेथड देखो इसी डिमांड सप्लाई एनालिसिस के देख के ही आपको तीनों खुद ब खुद पता चलेगा कि तीनों मेथड्स क्या थे, कहाँ से क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, हाँ और क्या नहीं रिफ्लेक्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम है? सिर्फ आपको ध्यान देना है कि आप खुद ब खुद इस बात पे हमेशा ध्यान देंगे कि सप्लाई और डिमांड, फिलहाल हम सिर्फ दो चीज़ों की बात करेंगे, सप्लाई और डिमांड। और तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इस चीज़ को जो सारा रेगुलेट करता है, दैट इज इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट। मार्केट क्या डायनामिक्स दिखाएगा वो हमें अभी नहीं पढ़ना है। जब हम इन्फ्लेशन की ओर जाएंगे या डिमांड सप्लाई को पूरी थ्योरी ऑफ डिमांड सप्लाई पढ़ेंगे तो उस वक्त आपको पूरी तरीके से वो समझ आएगा। ठीक, हाँ तो इतना से आया समझ कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। फिर हमने कौन से मैट्रिक किसको फैक्टर कॉस्ट पे लिया, किसको मार्केट वैल्यू पे लिया, वो हमें अल्टीमेटली हमें ये करना पड़ा कि अगर कोई फैक्टर कॉस्ट पे आ रहा है हमें उसको मार्केट वैल्यू पे लेना होता है। जब मार्केट वैल्यू पे लेके हमें फिर जब रियल जीडीपी देखना होता है वो हमें उसको इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करना होता है। ठीक, विद रेस्पेक्ट टू बेस ईयर। आया समझ? इतना आया समझ? इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था करंट अफेयर्स को हमने लिया था ना। जब हमने करंट अफेयर्स लिए थे दिमाग में तो हमने देखा कि 2015 में क्या चेंजेस हुई थी विद रेस्पेक्ट टू जीडीपी कैलकुलेशन। चेंजेस इन 2015 विद रेस्पेक्ट टू कैलकुलेशन। ठीक, वो मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा। अगर उसमें डाउट है तो अभी बताइए कि हमने बेस ईयर को चेंज किया, हमने MCA 21 को लिया। मैंने ये भी बताया कि MCA 21 को क्यों लिया और उसमें क्यों डिबेट चली गई, उसको क्यों क्रिटिसाइज किया गया, और ये भी बताया फिर गवर्नमेंट का स्टैंड क्या था, वो तो एटलीस्ट क्लियर होगा। हाँ, ये आपके यूपीएससी मेंस में भी ये सवाल आया था, तो आपको इन पॉइंट्स पे रिफ्लेक्ट करना होता है, इन्हीं पे आसपास फिर कंस्ट्रक्ट करना होता है अपना आंसर। ठीक, हाँ तो फिर हमने देखा क्या खाली, फिर हमने साथ ही में ये देखा था कि इंडिया का जीडीपी स्टेटस क्या है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू और रैंक क्या है, ताकि आपको फिर इसमें जब आपसे ऐसा सवाल पूछे जाए अचानक तो आपके पास आंसर हो, आप भूतों की तरह वहाँ ना देख रहे हो वो ये सर ये क्या पूछ रहा है। तो मीन्स हम पूरी तरीके से जो चीज़ इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए वो आपको कवर करा रहे हैं। और उसके बाद then what we studied, we also studied about what has been the GDP in the past economic survey और forecast क्या है। ठीक, एंड यहाँ शायद एक पॉइंट आपको मिस कर गया था कि अकॉर्डिंग टू IMF एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंडिया इज गोइंग टू बी लीडिंग इकोनॉमी अप टू 2024। IMF बताता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक बताता है कि जो इंडियन इकोनॉमी होगी ये लीडिंग इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ होगी अप टू 2024। ये भी आपके इस ईयर के इकोनॉमिक सर्वे पे मेंशन है। ठीक, फिर हमने उस पे देखे थे कि अलग मैट्रिक्स, फिर हम गए थे इसके बाद अदर मैट्रिक्स पे। ठीक है, वो अदर मैट्रिक्स क्या थे, वो हमने देखा था GNP, वहां हमने देखा था नेशनल इनकम, वहां हमने देखा था पर्सनल इनकम,
वहां हमने लिखा था पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक, नेशनल इनकम तक पूरी तरीके से मुझे पता है कि आपको पूरी तरीके से समझ आया था। आपको प्रॉब्लम हो गई थी पर्सनल इनकम के साथ। पर्सनल इनकम की इक्वेशन को अगर आप देखेंगे, वहां मैंने किया था नेशनल इनकम से कुछ टर्म्स सब्ट्रैक्ट की थी। क्या की थी? सब्ट्रैक्ट की थी। तो वही पहली जो टर्म थी दैट वाज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। ठीक, अगर कोई फर्म होती है, फर्म के पास प्रॉफिट होता है, ठीक है, हाँ, आ जाता है किसी भी फिस्कल ईयर में, हाँ, या कैलेंडर ईयर में, अगर उनका कैलेंडर ईयर हो या फिस्कल ईयर हो, तो उनको क्या हो आता है? प्रॉफिट। जब प्रॉफिट, आप कुछ प्रॉफिट वो यूज करते हो और अपने एम्प्लॉयज में क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट। कुछ वो नहीं करते हैं डिस्ट्रीब्यूट। जो प्रॉफिट वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं उनको उसको कौन सा प्रॉफिट कहते हैं? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। नेचुरली इसको अब आपका सवाल होना चाहिए था, सर इसको माइनस क्यों किया गया? जब इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया गया तो आपकी जेब में कैसे आएगा ये? जब आपकी जेब में आएगा ही नहीं तो पर्सनल इनकम का हिस्सा कैसे बनेगा ये आया समझ? हाँ, इसमें कोई और प्रॉब्लम? इट इज फॉर, अगर कंपनी में ग्रोथ करानी हो, अगर हमें कुछ और स्टॉक चाहिए या कुछ और इक्विटी चाहिए, हाँ, तो उसी में हम पर्सनल इनकम, हाँ, या ये कर सकती है कि जो कंपनी का ओनर हो वो ये उसका इंडिविजुअल प्रॉफिट हो, फिर उसका पर्सनल इनकम बनेगा। तो उस हम एज ए फर्म लेते हैं ना, फ्लो ऑफ प्रोडक्शन में हम उसको एज ए ये मानते हैं, कंपनी के ओनर को हम फर्म मानते हैं। इंडिविजुअल हम यहाँ देख रहे थे पर्सनल इनकम, इंडिविजुअल की इनकम क्या होगी? इनकम, जब इंडिविजुअल की बात कल ही मैंने बात की तो मैंने बोला कि जो फ्लो ऑफ प्रोडक्शन में जो भी यहाँ ये अवेलेबल होगा, जिसका जो भी फ्लो ऑफ प्रोडक्शन में जो भी काम कर रहा होगा, उस चीज को हमें यहाँ मद्देनजर लेना है। ठीक है, तो मीन इसको फर्म किसी भी हालत में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है। जब इसको डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करती है, वो इसको अपना स्टॉक बनाती है, कैपिटल बनाती है, कुछ और बनाती है, तो ये पर्सनल इनकम में नहीं आएगा। ठीक है, पर्सनल इनकम में जो आपको पैसे मिलेंगे, जो पार्ट ऑफ प्रॉफिट कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है अपनी एम्प्लॉयज में, वो जाके आपको, यस, एम्प्लॉयज एंड शेयर होल्डर वट एवर इट इज, ठीक है, वो जाके आपका फिर बनता है पर्सनल इनकम। ठीक, दूसरा हमने क्या लिखा था? नेट इंटरेस्ट मेड बाय हाउस होल्ड। सपोज नेट इंटरेस्ट का मैंने क्यों जिक्र किया था? कोई हाउस होल्ड लोन लेता है या कोई देता है, देखो हमें दो किस्म के, एक हो गया फॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर गवर्नमेंट अगर ये दे रहा है, बैंक ने किसी को लोन दिया है, तो वो एक हाउस होल्ड को उसको इंटरेस्ट पेमेंट वापस बैक कर रहे हैं ना। हाँ, अगर अब किसी को सपोज निधि स्कीम होती है, कोई भी स्कीम होती है, हाउस होल्ड ने किसी को लोन दिया हो, तो वो इंटरेस्ट हासिल करता है उस लोन देने से, है कि नहीं? तो नेट हो गया कि अगर वो दोनों एक तरीके से एक को वो दे रहा है, दूसरे से ले रहा हो, इसलिए ये बन रहा है नेट इंटरेस्ट पेमेंट। जो अगर वो कहीं से इंटरेस्ट ले रहा है और कहीं से तो वो दे रहा है ना वापस, तो क्या बन गया? नेट इंटरेस्ट पेमेंट। ये समझ आया? इसमें कोई प्रॉब्लम? जब उसको नेट इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, मीन्स अगर उसको देना पड़ा ज़्यादा, तो ऑब्वियसली यहाँ टर्म ज़्यादा बढ़ेगी, माइनस की बनेगी ना, तो वो इनकम से क्या होगा? नेशनल इनकम, ये पर्सनल इनकम से क्या होगा? सब्ट्रैक्ट। ठीक, और दूसरा होता है कॉर्पोरेट टैक्स। अगर कॉर्पोरेट कोई काम करती है, उसको टैक्स देना पड़ता है, इट्स ऑलमोस्ट 25.7%। तो ये रिवाइज हुआ था लास्ट टाइम, तो इसमें हम देखेंगे वो उस वक्त अब कितना है, तो मगर मेरे ख्याल से इसी के आसपास है, 20 to 20 कॉर्पोरेट जो इनकम मीन्स प्रॉफिट पे जो कॉर्पोरेट पे टैक्स लगता है ना, ठीक है, तो जो भी फिर उनको देना पड़ता है टैक्स, जो भी वो कमाते हैं। ठीक, हाँ, तो जब टैक्स उनको तो ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट स्टेट एक्सचेकर के पास जाएगा वो पैसा,
जब वो कंपनी के पास रहेगा ही नहीं, कंपनी क्यों देगी अपने इंडिविजुअल्स को? वो मींस कॉर्पोरेट टैक्स अगर वो वरना अगर कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लगता तो वो प्रॉफिट्स में चला जाता ना, तो प्रॉफिट्स में एक पार्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, तो वो पर्सनल इनकम में ऐड हो जाता ना। हाँ, तो इसलिए जो ये माइनस होता है, जो कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ता है, तो कोई शेयर इसमें एक इंसान को, एक इंडिविजुअल को नहीं मिलता है, इसलिए ये टर्म क्या होती है? सब्ट्रैक्ट। समझ आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब क्या था, और अब हमने इसमें एक ही टर्म जो पॉजिटिव साइड में आई थी, प्लस में आई थी, दैट वाज ट्रांसफर पेमेंट्स मेड बाय गवर्नमेंट फॉर बोथ हाउस होल्ड एज वेल एज फर्म्स। ठीक, अगर ट्रांसफर पेमेंट, चाहे ट्रांसफर पेमेंट्स मीन्स यहाँ इनडायरेक्ट टैक्सेस या सब्सिडीज दोनों को मिल सकती है ना गवर्नमेंट की तरफ से, फर्म्स के लिए को भी, हाँ, और इंडिविजुअल्स को भी। नेचुरली जब सब्सिडीज मिलेगी तो वो उनके इनकम में ऐड होगा ना उतना पैसा, तो पर्सनल इनकम में ये चीज ऐड होती है। आया समझ? अब अभी आज कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ, इनकी एक्चुअल टर्मिनोलॉजी में मैं आपको बता रहा हूँ। ये छोटी छोटी टर्म्स हो सकती है कि कल मैंने तेज बोली हो तो आज मैंने इनको इलैबोरेट करने की कोशिश की। तो फिर मैंने बताया आपको पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, वो इनकम पर्सनल इनकम का जो एक्चुअल आपके हाथ में होता है। व्हेन यू पे टैक्स, वो कब आ जाती है वो इनकम? जब वो आप टैक्सेस और फाइन्स पे करते हैं और फिर आपके हाथ में कुछ पैसा बचता है, तो जो आप खर्चने के लिए 100% आप यूज कर सकते हैं, दैट इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। हाँ, यहाँ तक आज कोई सवाल होगा तो अभी कर दीजिए, बिकॉज वी आर मूविंग अवे फ्रॉम टॉपिक। हाँ, हो गया क्लियर? Now, before we study about, or we start discussing about purchasing power parity, I would be more happy if you could answer me a question. Can GDP taken as a welfare measure? Question to you. Do not rely what you have studied. Rely only one thing, what you can produce yourself, because exam situation will command real time analysis of your understanding. ठीक? Can GDP be taken as metric for measuring? Huh? Economic or social? Overall विषय। It cannot. What's your answer to this? Now, since you said, I would tell you that the answer is correct. No is beautifully you have answered. Very nice you answered. You answered no. But since we need to write 150 words at least in our paper, means paper for a 10 marker, please substantiate your no. Give me 4 reasons why we cannot take it as a welfare measure. GDP tells us how the country is living. It doesn't tell us how an individual is living in a country. It doesn't tell us about their well-being. Means it tells us, you are saying it tells us about country as a whole, but not about a particular, about well-being of an individual. 100% correct. Tell other point. It does not include the social component, social well-being. What do you mean by social well-being? Suppose if a government is spending on social infrastructure, do you mean that it is not taken into consideration?
in GDP, or statement you made is actually a gross statement? Because when you invest, whether it's kind of physical infrastructure or social infrastructure, naturally that will be counted in a GDP. No, how the individual is doing in the society. That is what you have said. But tell me, don't worry. But just you just go through a brief exercise. Please do a brief exercise of your brain and recollect what we have studied for GDP and what can be the things that do not make it as a metric for welfare accounting to वेलफेयर आप खुद आप आंसर बता सकते हैं वेलफेयर में क्या चीज़ें होनी चाहिए जीडीपी में क्या दोनों चीज़ों को एनालाइज करके आपका आंसर मैं 100% ये बता सकूँगा सही होगा जब आपकी सोच जब आप प्रॉपर वे से सोचोगे लगाओ फुल अटेंशन इस पे डालो कि ये वेलफेयर में क्या चीज़ है जीडीपी में हमने क्या पढ़ी तो इसलिए वेलफेयर का मैटर क्यों नहीं बन रहा एक चीज आप सच कह रहे हैं कि इसमें हम इंडिविजुअल्स पे जोर नहीं दे रहे हैं अब इंडिविजुअल वेलफेयर पे ही आप ध्यान देके चलिए सोचिए जीडीपी में ऐसी क्या चीजें हो रही है जो इंडिविजुअल वेलफेयर पे फोकस नहीं है मैं तो खुद भी पढ़ा सकता हूँ मगर मगर अब जितना आपका ब्रेन फास्ट करेगा रियल लाइफ सिचुएशन में काम उतना आपके चांसेस फिर आंसर राइटिंग में अच्छे बन जाते हैं इसलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ आप पहले पॉइंट्स बनाइए फिर एक एक करके बताइए आप नोट डाउन कीजिए शॉर्ट पॉइंट्स फिर उन पे इलैबोरेट कीजिए आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स यू कैन Should I elaborate it myself? You seem to be tired, no issues. I'll elaborate it myself, but be prepared next time. Huh? Yes. We are saying that GDP as a macroeconomic metric is not a good metric when we analyze or when we take into consideration welfare of people or individual. Now, output some points and you आपको ये points सारे why does it take unorganized sector into consideration? It does not means it does not take each and every sector. For example, unorganized sector. When it does not take unorganized sector into consideration, means it is not a reflection of every individual of a society. Because you would see in India that 90% of the people they work in informal and unorganized sectors. Only 10% of the people work in formal sectors. ठीक? ये आया समझ दूसरी बात does it say about anything about income inequality? Naturally, I am Mukesh Ambani and you are anybody
you are somebody from Gulabag and your contribution to GDP is 30,000. And in the same way, if you compare it with Mukesh Ambani, अगर GDP में growth 9% होगी, हाँ, और उसकी ग्रोथ में ये देखिए कि उसकी 9% कितना वैल्यू का होगा. आप मैथमेटिकली एनालाइज करिए, उसकी वर्थ, उसका कंट्रीब्यूशन देखिए जीडीपी में क्या है. अगर उसमें उसकी 9% उसमें ग्रोथ हो गई है, मीन्स अगर उसने सोसाइटी को दिए है 1000 रुपीज, उसकी जो जीडीपी अब ग्रो हो गया है 1000 रुपीज से, टेकन हाइपोथेटिकल एग्जांपल, उस 1000 रुपीज में मोर देन 600-700 रुपीज किसकी वजह से ग्रो हो गया है? पर्टिकुलर इंडिविजुअल की वजह से, क्योंकि है ना, मतलब वो तो बड़े प्लेयर्स है ना. आई एम नॉट सेइंग अबाउट पर्टिकुलर, आई एम सेइंग बिग प्लेयर्स. बिग प्लेयर्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू ऑलमोस्ट 80% ऑफ दिस. 800 कंट्रीब्यूशन किन की वजह से है? बिग प्लेयर्स. और सिर्फ 200 ही किन की वजह से कंट्रीब्यूशन है? स्मॉल प्लेयर्स. और उस स्मॉल प्लेयर में आप जो अगर आपका कंट्रीब्यूशन हम देखेंगे, इट वुड बी इन पॉइंट्स, लेस देन अ पॉइंट्स, इट वुड बी एट 4 डेसिमल प्लेस. ठीक. तो नेचुरली इनकम आप दोनों की, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ मीन्स इनकम, इंक्रीज इन इनकम, तो वो इंक्रीज इन इनकम सेम होगी. गो इट वुड बी, दैट वुड बी हाईली इनइक्वल ग्रोथ. हाँ, मीन्स इनकम इनइक्वालिटी हो. अगर जीडीपी 9% पे ग्रो हो रहा है तो उसका 9% बहुत ज्यादा है और आपका 9% इतना सा छोटा है, तो obviously that income inequality will grow rather than recede. समझ आए? हाँ? Does it take into consideration non-monetary exchanges? Your mother works day and night for you. Does GDP make her contribution as a quantitative measure to be counted? No. Suppose ऐसे ही गाँव में, रूरल एरियाज में बार्टर एक्सचेंज होता है, वो नॉन मॉनिटरी एक्सचेंज होता है. प्रिंसिपल ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स पे वो बेस्ड है. जब वो नॉन मॉनिटरी एक्सचेंज है, वो जीडीपी हम सिर्फ उन चीज़ों का जो हम सब चीज़ों की मॉनिटरी वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं. तो जब ये नॉन मॉनिटरी वैल्यू पे होता है, तो हाउ कैन वी टेक इट एज अ वेलफेयर मेजर ऑफ एवरीथिंग? वेलफेयर मेजर तो वो मेजर होगा ना जिसमें बहुत सोसाइटी एट लार्ज को रिफ्लेक्ट किया गया होगा. हाँ, ठीक, समझ आए? नो. हाँ, yes, that are not taken into consideration. What about externalities? Externalities means impact of any activity on you. It can be both positive or it can be negative. Suppose you are a firm owner, ठीक? Your firm is about textile manufacturing, but in textile manufacturing you pollute lot of water because and pollution of water leads to damage to environment. Ultimately, and you being a part of the biosphere, you being the part of the ecosystem, and degradation of environment will have a negative impact on you. मीन्स कमा वो रहा है, वो प्रोडक्शन में हिस्सा कर रहा है, वो उसकी क्या प्रोडक्शन हम जीडीपी में देख रहे हैं कि कितना कंट्रीब्यूशन है, मगर एक्सटर्नलिटी को हम देख ही नहीं पा रहे हैं कि इसने एनवायरनमेंट में कितना इम्पैक्ट किया. मीन्स नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज को हम काउंट ही नहीं कर रहे. कोई भी कबार पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज भी आते हैं. सपोज अगर किसी ने फर्म डाली, फर्म की वजह से एम्प्लॉयमेंट मिलती है, ठीक है, तो उस चीज़ को अगर हम नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज ज़्यादा होगी तो नेचुरली वो तो वेलफेयर मेजर की काबिल भी नहीं होगा ना. तब these are some of the few points which help us to understand that GDP cannot be taken
as a metric for overall welfare of the country. For that, we'll have to look for another variables that will be when we studying about different indexes. तो उस वहाँ हमें पता चलेगा कि कौन सा इंडेक्स प्रॉपरली हमें, आपने सुना होगा कुछ इंडेक्सेस के बारे में, जेंडर गैप रिपोर्ट या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या कोई बहुत सारे इंडेक्स वो हम देखेंगे. तो उनमें से सबसे इंडेक्स अच्छा कौन है? जो ऑब्वियसली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो जो ओवरऑल देखेंगे वेलफेयर पे फोकस कर रहा है. बताइए कोई क्वेश्चन है? वो है ना ग्रीन जीडीपी. फिलहाल हम सिर्फ खाली जीडीपी की बात कर रहे हैं ना. हम वहाँ ग्रीन जीडीपी में फिर ये पॉइंट तो रिफ्लेक्ट होगा, मगर ये बाकी पॉइंट्स तो रहेंगे ना. तो हम ओवरऑल जीडीपी में देख रहे हैं ना कि ग्रीन जीडीपी में तो हम कर रहे हैं कोशिश सिर्फ वो कंट्रीब्यूशन देखेंगे जो ग्रीन इकोनॉमी पे ज़्यादा पर फोकस रहेगा. ठीक, मगर एक पॉइंट हम कवर कर रहे हैं, बाकी तो वहीं रह रहे हैं ना. तो ओवरऑल इट इज नॉट अ गुड मेजर फॉर, इट्स अ गुड मैट्रिक फॉर मेजरिंग ओवरऑल वेलफेयर ऑफ द कंट्री. ये समझ आया? ऐसे ही आंसर खुद बिल्ड करने होते हैं. हाँ, डेफिनेशन को एनालाइज करके जितना आप सोचेंगे, जितना आप चलते चलते सोचेंगे, उतने आपका ब्रेन फास्ट काम करना स्टार्ट करेगा. जितना आप कम सोचेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे, उतना आपका ब्रेन वीक हो जाएगा. सोचना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पढ़ाई से, क्योंकि उससे आपके 50 पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं. अगर आप सिंपली पढ़ते जाए उससे आपके 150 पॉइंट्स और कंफ्यूजन में चले जाएंगे. ठीक, तो जो ही आप कहीं भी टाइम स्पेंड क्या करें तो थोड़ा बहुत उसके बारे में आप सोच लें. नाउ वी विल स्टडी अबाउट परचेजिंग पावर पैरिटी, जो हमारे पास परसों से मैं बात कर रहा हूँ मगर अभी तक उस पर बात नहीं हुई. और मैंने आमतौर पर जब मैं जामिया मिलिया में अभी था, लोगों ने मेंस क्वालिफाई किया था यूपीएससी का, मगर परचेजिंग पावर पैरिटी फिर भी उनको समझाना नहीं आता था. वो जब हमारे पास वहाँ एक्सपर्ट्स आते थे, फॉरेन सर्विस वाले एक्सपर्ट्स, जब वो इंडिया का सवाल पूछते थे हमसे कि आप बताओ मैं इंडिया की रैंक जीडीपी की आपको पता है, मगर इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी आप बता दीजिए ये क्या है. एंड वो साथ ही में ये पूछते थे कि ये परचेजिंग पावर पैरिटी होता क्या है, हम क्यों इसको कंसिडरेशन में लेते हैं. ठीक, चलो आज हम उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे. हाँ, पीपीपी अगर आप इसके लिटरल वर्ड्स की तरफ जाएंगे, परचेजिंग पावर पैरिटी मीन्स आप खुद ही इसकी डेफिनेशन वहीं बता सकते हो कि क्या डेफिनेशन हो सकती है. बताइए. बिल्कुल लिटरल माने में यही मकसद है कि हमारे पैसे में ताकत कितनी है. हाँ, एक हो गया हमारे पैसे का वैल्यू कितना है, दूसरा हो गया हमारे पैसे की ताकत कितनी है बाकी पैसों की कंपैरिजन में. ठीक, अगर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं, सपोज IMF, सिंस वी आर नॉट लिविंग इन एन आइसोलेशन, इंडिया इज नॉट एन आइसोलेटेड कंट्री, वी लिव इन अ ग्लोबल era of globalization where every economy is almost connected. ये चीज तो आपको एटलीस्ट इसमें कोई डाउट तो नहीं है. जब हम हर तरीके से इकोनॉमिकली ज़्यादातर कनेक्टेड है तो नेचुरली हमारा कंपैरिजन होगा. क्या होगा? हमें देखा जाएगा कि हम कैसा वर्ल्ड में क्या कर रहे हैं, हाउ वी आर will be seen how we are performing in world. अगर हम
को ही ले जाएंगे रियल जीडीपी को, ठीक। हम जीडीपी जब कैलकुलेट करते हैं हम अपनी मॉनेटरी वैल्यू पे, दैट इज रुपीज कैलकुलेट करते हैं। बट इज रुपी एंड ओवरऑल करेंसी, इज ए करेंसी, रुपी करेंसी है वर्ल्ड में कहीं और है ना, मतलब हाँ पाकिस्तान में है, मगर बाकी जगह जो मेन करेंसी अभी जो चल रही है वो कौन है, दैट इज डॉलर। जब हम कंपेयर करेंगे नेचुरली वी वोंट बी कंपेयरिंग इन टर्म्स ऑफ रुपीज, विल बी कंपेयरिंग इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, ठीक। वो नेचुरली हम बास्केट ऑफ जीडीपी जो हमारे पास प्रेजेंट होंगे हम उनको एक कॉमन वैल्यू में लाएंगे, कॉमन करेंसी में लाएंगे, ठीक। उस कॉमन करेंसी वो जो आजकल जो चलती है दैट इज डॉलर, पहले होता था गोल्ड, ठीक। अब एक कंपैरिजन दो चीजों पे होगा। अब कॉमन करेंसी पे लाया ना हमने, एक तो मार्केट वैल्यू पे होगा, क्या होगा, मार्केट एक्सचेंज रेट, मींस अब हमने करेंसी को लाया ना एक यूनिफॉर्म लेवल पे, डॉलर में सबको लाया ना, हर किसी की जीडीपी को, हर किसी की जीडीपी को किस में लाया हमने। मैं आपको पहले ही टर्म नहीं बता रहा हूँ पीपीपी क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें जरूरत क्यों पड़ती है। जब आपको ये पता होगी जरूरत क्यों पड़ती है, नेचुरली खुद आपको फिर पता चलेगी कि हम यूज क्यों करते हैं, हाँ। Otherwise, you would have expected my approach would have been like this. I would have spoken directly about what is purchasing power parity. But that is not the case. You can learn it from Investopedia as well. That is, but thing is more important is that it should be clear to us. Why do we need such term? When thing is clear to us that why do we need it, then naturally, if you are able to understand its need, then you know the term itself. जब उसको किसी चीज की अहमियत होती है वो अहमियत आपको ये खुद सिखा देती है कि ये टर्म आखिर में है क्या। जब आपको अहमियत ही नहीं पता है तो टर्म जान के आप कर क्या करेंगे, आप कुछ उखाड़ नहीं सकते उस टर्म को लेकर, ठीक। तो जब हम जीडीपी रियल को कंपेयर करते हैं विल बी कंपेयरिंग एट मार्केट एक्सचेंज रेट, दैट इज अगर आजकल डॉलर का वैल्यू क्या है मार्केट में, 70 रुपीज है, फ्लक्चुएटिंग रहता है डिपेंडिंग अपॉन डेप्रिसिएशन ऑफ आवर रुपी। कभी कभार 70 रुपीज होता है, कभी कभार $1 का रेट मार्केट एक्सचेंज रेट 65 होता है, कभी 66, मीन्स आप माने 70। जब हम इस मार्केट एक्सचेंज पे कंपेयर करते हैं ना तो हम ज़्यादातर उन चीज़ों को कंपेयर करते हैं जब हम फाइनेंशियल फ्लोज देखते हैं। जब हम कौन से फ्लोज देखते हैं, सपोज इस फाइनेंशियल फ्लोज में जब अगर हम देखेंगे या तो हम करंट अकाउंट बैलेंस ये भी देखेंगे, नेचुरली इंपोर्ट कितना हुआ है, एक्सपोर्ट कितना हुआ है, किस रेट पे इंपोर्ट हो गया है। अगर हमारा वैल्यू डॉलर का वैल्यू ज़्यादा चला गया वो नेचुरली इंपोर्ट हमारा क्या होगा, महंगा, एक्सपोर्ट होगा क्या होगा, कम। ये सही है कि गलत है, हाँ। तो जब हम फाइनेंशियल फ्लोज की बात कर रहे होंगे लाइक करंट अकाउंट बैलेंस, वहाँ हम किस रेट पे, किस वैल्यू पे कंपेयर करते हैं अपने जीडीपी को, हाँ, मार्केट एक्सचेंज रेट। बट जब हम किसी भी कंट्री में हम अब ये देखना चाहते हैं कि लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, क्या है, जब हम ये देखना चाहते हैं कि लिविंग स्टैंडर्ड क्या है इस कंट्री में, जब हम लिविंग स्टैंडर्ड को देखना चाहते हैं तो हम किस वैल्यू पे कंपेयर करते हैं, कौन सा वैल्यू ध्यान में लेते हैं, जीडीपी को छोड़ के, एट मार्केट एक्सचेंज रेट को छोड़ के हम क्या चीजें आप कंपेयर करना चाहते हैं, परचेजिंग, समझ आया।
अब सर आपने तो हमारे जहन को बड़ा ही दुविधा में डाला, बड़ी ही दुविधा में डाला। क्या लिविंग स्टैंडर्ड, किस लिविंग स्टैंडर्ड की बात कर रहे हो? ठीक है, जब मैं रहा अमेरिका का सिटीजन, ठीक, मैं वहां जाता था मार्केट, मैं कप केक्स खरीदता था। क्या खरीदता था? कप केक्स। मुझे वहां 6 कप केक्स $2 में मिले। सर मैं फिर अमेरिका से मैं जब वहां आ गया, कहाँ आ गया मैं? इंडिया में। मैंने यहां भी वही कप केक्स खरीदे, मगर यहां तो करेंसी डॉलर तो नहीं है, यहाँ करेंसी क्या है? रुपीज। सर मैंने यहां भी कोशिश की थी 6 कप केक्स खरीदने की, मगर मुझे यहाँ $250 देने पड़े। ये क्या माजरा है? हाँ, गो यहाँ हमें देखना पड़ रहा है कि लिविंग स्टैंडर्ड में कहाँ अफोर्डेबल कितना, किस कंट्री में कितना है। सपोज अगर मैं यूएसए का सिटीजन, मुझे $1 में 10 चीजें मिलती है, और इंडिया में मैं उसी $1 में 50 चीजें खरीद सकता हूँ। लिविंग स्टैंडर्ड कहाँ खतरनाक है, इंडिया में कि यूएसए में? आगे ना, बिल्कुल। बिकॉज मीन्स मेरे पैसों की यहाँ वैल्यू कम है, मगर मैं इसको किस जो बेसिस में लिविंग के उसको कंपेयर कर रहा हूँ, जिनसे मैं रियल लाइफ में डील कर रहा हूँ। फाइनेंशियल फ्लोज को छोड़ो, वो तो बहुत बड़ी बात है। मैं तो एक लिविंग स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ। लिविंग स्टैंडर्ड में मैं देखूंगा जो मेरी कंजप्शन आइटम्स है, मैं हाँ विद इन ए कंट्री, मैं उनका स्टैंडर्ड देखना चाहता हूँ कि मैं वो अफोर्ड कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाए तो वो आप डेफिनेशन देख लीजिए। देखिए, द रेट at which currency of one country would have to be converted to that of other country, huh? To buy same amount. Same is very important. अब मैं मैथमेटिकली आपको समझाऊंगा, क्योंकि इंजीनियर्स को ज़्यादा मैथमेटिकली ही समझ आता है। ठीक है, सपोज अगर हम परचेजिंग पावर एक्सचेंज रेट देखेंगे ना, आप एक्सचेंज रेट, वो किसके
फॉर्मूला अगर हम उसकी देखें, दैट इज P1 by P2. What is this P1 and what is this P2? Cost of goods in country X1 and this cost of goods in country अगर हम अब देखेंगे एग्जाम्पल लेके, फॉर एग्जाम्पल हमें देखना होगा परचेजिंग पैरिटी ऑफ $1 विथ रेस्पेक्ट टू इंडियन रुपी। मैंने बताया कि उन जो मैंने कप केक्स लिए थे वो 250 में थे। कॉस्ट क्या था कंट्री में 250। अगर मैं यूएस में लेता था वो कितने में डॉलर्स पे आते थे? मैं $6 में, सपोज 6, अच्छा सपोज मानो $6, ठीक है, अच्छा $2 ठीक है, तो क्या बनता है हमने 125 मीन्स $1 कितनी रुपीस के बराबर था यहाँ? $125 के बराबर। मगर दिस इज नॉट एन ईजी वेरिएबल एट इट सीम्स मैथमेटिकली। ये बहुत मुश्किल वेरिएबल है। ये सिर्फ एक पर्टिकुलर गुड को इसमें हम बास्केट ऑफ गुड्स लेते हैं, तो ये कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। एक अगर हम इंडिया की एक्सचेंज परचेजिंग पावर पैरिटी में देन ट्राई टू कम एट कम्युनिटी एवरेज, ठीक। अगर हम इंडिया का परचेजिंग पावर पैरिटी में देखें क्या वैल्यू है, अगर हम वहाँ मार्केट एक्सचेंज पे 70 रुपीज़ देखते थे, तो इंडिया का अभी जो करंट वैल्यू है दैट इज इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी इट इज डॉलर वैल्यू डॉलर टू रुपी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पीपीपी, हाँ, इट इज 23.16 23.11 कब का है वे 2021 का है, ठीक है। आया समझ? लिविंग स्टैंडर्ड काफी इंडिया में बेहतर है। क्यों? ज्यादा फर्क नहीं है। अगर हम अब मार्केट वैल्यू पे देखते हैं तो 70 बन जाता, तो इंडिया का लिविंग स्टैंडर्ड एक बहुत बड़ी लीस्ट डेवलपिंग कंट्री की ओर चला जाता। और अगर हम इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी इंडिया की रैंक देखें, इंडिया रैंक्स थर्ड एंड कंसिक्वेंटली इट हैज बीन रैंकिंग थर्ड। तो अगर हम परचेजिंग पावर, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट है, ठीक है। सबसे पहले परचेजिंग पावर पैरिटी में कौन है? चाइना, ठीक, रैंकिंग चेंज हो गई। दूसरा कौन है? यूएस। तीसरा कौन है? इंडिया, फिर है जापान और फिर है जर्मनी। ये रैंकिंग याद रखना मेहरबानी करके। ये आपको चाहे इंटरव्यू हो या चाहे प्रिलिमिनरी हो, आपको हमेशा इसके साथ डील करना होता है। हो गया आया समझ ये सारा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ, आई थिंक दिस वुड बी ऑल फॉर टुडे। दिस इनफ वी हैव हैड ऑफ इकोनॉमी from the first topic, that's national income accounting। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन होगा तो आप मेहरबानी करके जो अगले लेक्चर में होगा वो आप वहाँ बता दीजिए, और घर जाके मेरी आपकी यही सजेशन होगी जो भी टॉपिक अभी तक हमने पढ़ा, चाहे आपका इंटरव्यू का सवाल हो, चाहे आपका मेंस का सवाल हो, चाहे आपका प्रिलिमिनरी वाला सवाल हो, वो आपको आने चाहिए। आप अगर नहीं आए तो या तो हमारे पढ़ाने में प्रॉब्लम है या आपकी पढ़ने में प्रॉब्लम।